Good morning, student. Welcome back. How are you? I hope you are well. Student, you all done well in your periodic exam. सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. होप सो यू विल बी कंटिन्यू इट. ठीक है, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह से अपना एग्ज़ाम देंगे, अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ करते रहेंगे. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. हम लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में कि इलेक्शन के दौरान किस तरह की राजनीति होती है, या जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के प्रोसीजर क्या हैं, किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, कि क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी होती हैं. कुछ हमने रीड कर ली थी और कुछ हमारी रहती थी. ठीक है, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दैट. ओके, कम सबसे पहले हमने इसमें रीड किया था वाई इलेक्शन, कि इलेक्शन क्यों होना चाहिए. ठीक है, तो इलेक्शन क्यों होना चाहिए इसमें हमने किया था कि इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए इलेक्शन होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हमने हरियाणा असेंबली का एग्जाम्पल पढ़ा था और एक लीडर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अगर आपको याद है तो आप लीडर का नाम है वो ग्रुप में मैसेज करोगे. ओके, कि कौन से लीडर थे, किस स्टेट के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा है. ओके, या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं आपने जो भी इस लीडर के बारे में पढ़ा है, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई है. ठीक है, ये सारा आप कमेंट में लिख के बताओगे. हरियाणा के बारे में हमने पढ़ा है और हरियाणा में कितनी सीटें हैं, किसकी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और जो देवलाल की पार्टी थी उन्होंने कितनी सीटें इन्होंने गोट की थी ड्यूरिंग इलेक्शन. ठीक, ओके. इसके साथ हमने इसमें ही रीड किया था व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत होती है, क्यों हम इलेक्शन करवाते हैं और किस तरह से करवाते हैं. व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और वो क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्ट होते हैं कि जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. ओके, कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो क्या है, लोकतांत्रिक है. नेक्स्ट टॉपिक हमने किया है इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये जो इलेक्शन है तो इसमें ये पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, कि पॉलिटिकल पार्टी में जो कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है इलेक्शन, इसके बारे में ही हमने रीड किया था. नेक्स्ट हमने किया था व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है वो क्या है. ओके, कि किस तरह से इलेक्शन करवाया जाता है. मीन्स वी कैन से इट प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन बोथ आर सेम. ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था सिस्टम में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि सबसे पहले जो हमें अगर कहीं पर चुनाव लड़ना है तो हमें पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी होगी, उसका एरिया डिसाइड करना होगा कि किस एरिया में चुनाव लड़ा जाएगा और कितने कैंडिडेट होंगे वहाँ पर, कैंडिडेट कितनी पॉपुलेशन होगी. ठीक है, उस एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दे दिया जाता है. और आप कमेंट में ही लिखोगे कि हमने यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल लिया था. ओके, आई होप यू आर गुड स्टूडेंट और आप अच्छे से वीडियो सुन रहे होंगे, तो आप कमेंट में ही लिख के बताओगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था. ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. व्हाट इज़ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होती हैं, किसके लिए ये रिज़र्व की जाती हैं. शेड्यूल कास्ट के लिए की जाती है ना, SC BC जितनी भी रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिज़र्व की जाती है, कि यहाँ पर सिर्फ जो रिज़र्व कैटेगरी है वही कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, कि वही चुनाव लड़ सकता है. और रेस्ट ऑफ सीट्स है, रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर कौन होगा, जनरल कास्ट के एंड प्लस अदर कास्ट ऑल्सो. जनरल कोई भी सिटीज़न है वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है.
तो प्रोसीजर में इसके साथ ही हमने किया, नेक्स्ट टॉपिक किया था हमने वोटर लिस्ट कि प्रोसीजर, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है इलेक्शन प्रोसीजर का। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि वोटर लिस्ट, किस तरह से वोटर लिस्ट बनाई जाती है, कौन बनाता है इसको, ठीक है, इलेक्शन कमीशन बनाता है ना। एंड आप कमेंट में ही लिख के बताओगे, यहाँ पर क्वेश्चंस है कि हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, आप फाइंड करोगे, इट इज़ योर होमवर्क कि हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो वोटर लिस्ट में क्या होगा, हमें जो पर्सन है नए ऐड हुए हैं, नए पर्सन को ऐड करना होता है, जो 18 ईयर के हो चुके हैं, 18 ईयर उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं, और जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको क्या करना होता है, डिलीट करना होता है उसमें से। इस तरह हमें जो अपडेट हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना होता है। एंड सी हेयर इज़ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी कि लोकसभा में किस स्टेट की कितनी सीटें हैं। ओके, यू लर्न इट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक में आप इसमें से कुछ क्वेश्चन बना के आप लिखोगे, हरियाणा की कितनी है, कर्नाटका की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, किसी भी 5 स्टेट की आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, और लर्न आपको ये सारे करनी है। ओके, तो इसमें से आप जो इंटरनल क्वेश्चन है वो बन सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट कि सबसे जो सिस्टम है हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड किया है, एरिया डिसाइड किया है, नेक्स्ट हमने वोटर लिस्ट की है, और थर्ड पॉइंट है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जब वोटर लिस्ट तैयार हो गई है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या होगा, जिसको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है, चुनाव लड़ना है, वो अपना नॉमिनेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। और इसमें मिनिमम एज क्या है लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 ईयर, ठीक है, वोट डालने के लिए 18 ईयर है, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कितनी है, 25 ईयर लोकसभा और विधानसभा के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जब फॉर्म फिल किया जाता है उनको कुछ डिटेल फिल करनी होती है, वो डिटेल हमने सारी की सारी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन कैंपेनिंग, ठीक है। इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होगी, जब हमने फॉर्म फिल कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम लोगों को प्रिपेयर करें, उनका माइंड सेट करें कि वो हमारे फेवर में जो भी कैंडिडेट है वो उस कैंडिडेट के फेवर में वोट डालें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैंपेनिंग करनी पड़ती है, रैलियां करनी पड़ती हैं, ठीक है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, डोर टू डोर जाके क्या होगा, वोट मांगने पड़ते हैं। इलेक्शन में देखा होगा ना आपने कि किस तरह से जगह जगह पर रैलियां होती हैं, वहाँ पर क्या अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करते हैं, अपना घोषणा पत्र पार्टियां डिक्लेयर करती हैं और बताती हैं अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो इलेक्शन जीतने के बाद वो किस तरह के काम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वो अलग अलग सोर्स यूज़ करते हैं। ओके, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, पंपलेट है वो जगह जगह बांटते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, टीवी के ऊपर अपनी ऐड दे रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ड्यूरिंग इलेक्शन हर जगह यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये सारा किसका पार्ट है, इलेक्शन कैंपेनिंग का। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ जो पार्टियां हैं वो क्या करती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन है, वो अलग से एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी अलग अलग पार्टी के स्लोगन बनाती हैं और लोग उससे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि शायद ये सरकार अगर आ गई है अब की बार तो ये अपने जो भी अपने स्लोगन दे रही है, जो भी ये अपनी पॉलिसी बता रही है उसको पूरा
करेगी। यहाँ पर कुछ स्लोगन दिए गए हैं या जो भी उन्होंने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है ड्यूरिंग इलेक्शन, वो क्या क्या रही हैं। कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन 71 में हुआ है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। तो इंदिरा गांधी जी ने जब चुनाव लड़ा था तो उस टाइम पे उन्होंने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, लोकसभा इलेक्शन में। इट इज़ द मोस्ट फेमस स्लोगन। ओके, तो लोगों को लगा कि शायद इंदिरा गांधी को अगर हमने जिता दिया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर सच में ही बहुत ज़्यादा गरीबी थी। अब भी है लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। तो लोग इसे अट्रैक्ट हुए, इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने उनको बहुत भारी मात्रा में वोट दिए थे। ओके, नेक्स्ट जब 1977 में इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, सेव डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को बचाओ, ये क्यों दिया गया था? क्योंकि जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी बाय इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है, इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति लागू हो गई थी। और जितने भी जो उनके पार्टी के लीडर थे, इंदिरा गांधी जी की पार्टी के लीडर थे, या उनके बेटे का नाम इसमें आता है संजय गांधी का, तो वो जो उस पार्टी के लीडर हैं वो अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करवा रहे थे, लोगों से ज़बरदस्ती कंपेल किया जाता था, लोगों को काम करने के लिए फोर्स किया जाता था उनको पार्टी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, चाहे उसमें वो खुश हैं या नहीं हैं। तो इससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी में हमें फ्रीडम मिली होती है, वो फ्रीडम है वो ख़त्म हो रही थी। प्रजातंत्र में हमें बहुत सारी फ्रीडम मिली है ना, फंडामेंटल राइट, तो वो फंडामेंटल राइट है उस टाइम पे वो ख़त्म हो रहे थे। इसलिए जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए, 1977 में इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें क्या स्लोगन दिया गया, सेव डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को बचाओ, प्रजातंत्र को बचाओ। और ये किस पार्टी ने दिया था, जनता पार्टी ने दिया था। तो उस टाइम पर जनता पार्टी बड़े डिफरेंस से इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की थी, वो विनर रहे थे 1977 में। उस टाइम पे क्या होता, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, गैर कांग्रेस सरकार बनी थी भारत में, क्योंकि आज़ादी से लेकर 1977 तक कॉन्टीन्यूसली कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है जो लेफ्ट पार्टी है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने स्लोगन दिया है लैंड टू द टिलर। टिलर क्या होता है, टिलर करना, टील करना यानी कि खेत को जोतना, यानी कि लैंड टू द टिलर, खेत को जोतने वाले को, यानी जो वोट देना है वो आप किसे वोट दोगे, जो खेत जोतता है, मीन्स जो किसान है। जो लेफ़्ट पार्टी में जितने भी, लेफ़्ट फ्रंट में जितने भी जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, खेतों से संबंध रखते हैं, किसानों से संबंध रखते हैं, तो जो वोट देना है वो हमें दीजिए। तो इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर विलेजेस में रहती है, रूरल एरिया में की पॉपुलेशन है इंडिया में, तो वो जो पॉपुलेशन है वो इससे अट्रैक्ट हुई, तो उनको वोट दिए गए। नेक्स्ट तेलुगु पार्टी जो है, तेलुगु देशम पार्टी है, उनके जो लीडर हैं एन.टी. रामाराव, उन्होंने आंध्र प्रदेश में इलेक्शन के दौरान 1983 में स्लोगन दिया है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक ऑफ द तेलुगु, यानी कि जो तेलुगु लोग हैं, ठीक है, जो आंध्रा में तेलुगु भाषी लोग हैं, उनको अपना आत्मसम्मान बचाना है, और अगर हम चुनाव जीत कर आए तो हम उनका आत्मसम्मान बचाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो तेलुगु लोग थे वो इससे अट्रैक्ट हुए और उनको वोट दिया। ठीक है, इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में इस तरह से ये स्लोगन दिए गए हैं कि ये इस तरह की ड्यूरिंग इलेक्शन जब कैंपेनिंग होती है, तो कैंपेनिंग के दौरान जो पार्टियां हैं अलग अलग तरह के इलेक्शन जो स्लोगन है वो जनता के बीच में रखती हैं और लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी अलग अलग तरह के इलेक्शन जो स्लोगन्स आपके सुनने में आए होंगे आपको, और कुछ आपको याद भी हो गए होंगे और कुछ अच्छे भी लगते हैं
कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। ठीक, अब हम करेंगे इन द डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेनिंग। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि अपनी किस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग करनी है, चुनाव प्रचार करना है। चुनाव प्रचार में वो अपनी मर्जी से प्रचार करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेनिंग टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू compete according to election law, no party और कैंडिडेट कैन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी हो जाता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि किस लिए करना है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो जो प्रभावशाली पार्टियां हैं, जो अमीर कैंडिडेट होते हैं, जो रिच होते हैं, तो वो अपने पैसे के या किसी अदर वे के बल पर वो मिसयूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, इस फ्रीडम को मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए इलेक्शन का जो कमीशन होता है उन्होंने कुछ कंट्रोल किया गया है। ब्राइब द थ्रेटन वोटर, यानी कि लोगों को नहीं डराया जाएगा। लोग क्या करते हैं, जो इलेक्शन के दौरान क्या किया जाता है, जो कैंडिडेट है वो लोगों को डराते हैं कि हमें वोट देना, नहीं तो इलेक्शन के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, उनसे अपील की जाती है। किस लिए अपील की जाती है कि रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर वोट डाले जाए। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, जो सरकार होती है उस टाइम पर, तो वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट के इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज है वो इलेक्शन के लिए यूज़ करती है। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन एंड 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन द असेंबली इलेक्शन। तो लोकसभा में इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है कि लोगों को नहीं डराया जाएगा। ओके, नो पार्टी कैंडिडेट कैन, ये जो भी कैंडिडेट हैं ये चीज़ें करते हैं वो ये नहीं करेंगे। उसके लिए है कि लोगों को नहीं डराएंगे, वोटर को नहीं डराएंगे, लोगों को किसके कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, उनसे अपील नहीं की जाएगी कि हम फला जाति के लोग हैं, आपको हमें ही वोट देना है, चाहे उसकी पॉलिसी वोटर को पसंद आए या ना आए। ठीक है, अगर इस तरह से कोई वोट मांगता है, अपील करता है, तो हम उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, FIR भी करवा सकते हैं। ठीक है, यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो पार्टी यूज़ नहीं करेगी। मान लो BJP की सरकार है, अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स होंगे तो उनका यूज़ गवर्नमेंट अपने कैंपेनिंग के लिए नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि जो बसेस वगैरह हैं उनके ऊपर जितने भी पोस्टर लगे होते थे वो ड्यूरिंग इलेक्शन हटा दिए गए थे। तो इसका यही है कि सरकार अपनी जो भी सरकार है वो अपनी पार्टी के लिए किसी भी तरह का जो सरकारी सामान है उसका उपयोग नहीं करेगी, उसको यूज़ नहीं करेगी। मान लो गाड़ियाँ मिली होती हैं, ठीक है, सभी मिनिस्टर्स के पास गाड़ियाँ होती है ना, तो वो जगह जगह जाने के लिए प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान है, वाइल दे डूइंग कैंपेनिंग, जब वो कैंपेनिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने जो गवर्नमेंट की गाड़ी उन्हें मिली हुई है वो उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। पैसा है कि लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होगा और विधानसभा के इलेक्शन में 10 लाख से। देयर आर सम इंटरनल क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी बन रहे हैं एक एक पॉइंट में अलग अलग से। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके साथ हम इसमें करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। वो क्या होती है आचार संहिता, यानी कि धारा लग जाती है, धारा 144 लग जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि लोग ग्रुप बनाकर इकट्ठे नहीं हो सकते, जो नई जो योजनाएं हैं, नई प्लान है गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं वो नहीं होंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा। तो किसी को इलेक्शन के किसी प्लेस को इलेक्शन के पर्पज से यूज़ किया जाना। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल
aircraft and official for election, and once election and are announced minister shall not be foundation stone of any project। ये सारा वही है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो उसमें ना तो हम किसी भी स्पेशल कोई प्रोपेगेंडा कोई प्रयोजन नहीं कर सकते कि जो व्हीकल है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो पॉलिसी है कोई भी जो आधारशिला रखनी है वो हम आधारशिला नहीं रख सकते। मीन्स नई पॉलिसी, नई वैकेंसीज, तो वो ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं ऐसी किस तरह की अनाउंसमेंट हम कर सकते हैं। ओके, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। इट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक आपको जो हमने किया है कैंपेनिंग का किया है बहुत इजी है। आपके आज सराउंडिंग का सारा टॉपिक है, आपने ड्यूरिंग इलेक्शन देखा भी होगा और आई थिंक आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अपने आसपास इसके बारे में डिस्कस करके देखो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, अपने भाई बहन से डिस्कस करो, तो इट विल बी क्लियर। ओके, ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपके लिए अगर जब आप इसके ऊपर डिस्कस करोगे कि किस तरह से क्या होता है, और आप टच में रहोगे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के भी, जो आपका माहौल होता है सोसाइटी के भी टच में रहोगे इस तरह की डिस्कशन से। नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।